नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, जिसे आप हिंदी में धन संपत्ति के मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, की डिटेल्ड समरी बताने वाली हूँ। ये किताब उन लोगों के लिए बहुत खास हो जाती है जो अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी सॉफ्ट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बनाना चाहते हैं, जो एक बेहतर डिसीजन के लिए अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में गरीब होने के बावजूद लक के सहारे बैठने की जगह अमीर बनना चाहते हैं। बस यही नहीं, इस किताब में ये बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज्यादातर जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट, LIC, बड़ी वाली सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह। लेकिन असल जिंदगी में पैसे रूल्स से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। और इसी बात को इस किताब के ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने 19 शॉर्ट स्टोरीज के जरिए यहाँ हमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि पैसा कमाने के लिए टेक्निकल स्किल्स के मुकाबले हमारी सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मददगार साबित होती हैं। इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। इन शॉर्ट स्टोरीज के जरिए हमें ये तमाम सुझाव और हिदायतें दी गई हैं, जिनको सीखकर हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में ये समझाया गया है कि दरअसल हम इंसान लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल हैं। अगर आप आज कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको आज की तारीख में लगता है कि आप अपने लिए एकदम परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं। सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ साल गुजर जाने के बाद जब हम पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश हमने उस वक्त कुछ अलग डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज हमारी लाइफ ज्यादा बेहतर होती। फिर भी जब बात पैसों के बारे में डिसीजन लेने की होती है तो दुनिया में ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस इमोशनल ही कर लेते हैं और फिर उन डिसीजंस को लॉजिकली सही साबित करने की कोशिश भी करते हैं। इसी की वजह से होता ये है कि असल में जो सीख हमें पहले मिल जानी चाहिए थी वो हमें बाद में मिलती है। दोस्तों, अगर मैं आपको लेखक मॉर्गन हाउसेल के बारे में बताऊं तो ये एक अमेरिकन ऑथर और कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर हैं। ये सोसाइटी ऑफ अमेरिकन बिजनेस एडिटर्स एंड राइटर्स की तरफ से 2 बार बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड भी जीत चुके हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स सिडनी अवार्ड के विनर और फाइनेंशियल जर्नलिज्म के लिए 2 बार फाइनलिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं। उन्होंने 12 देशों में 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस प्रेजेंट की हैं और इनकी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को कोरोना महामारी के दौरान 2020 में डिस्टेंस लर्निंग के जरिए लॉन्च किया गया है। उनकी इस किताब को लाखों लोगों को पैसा कमाने में और पैसे को मैनेज करने में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उन चैप्टर्स की जिनके जरिए लेखक ने हमें साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नो वंस क्रेजी की तरफ। दोस्तों, यहाँ ऑथर लॉटरी टिकट का एग्जाम्पल देते हैं। अमेरिकन लोग मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्ट इवेंट्स और बुक्स के कंबाइन अकाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने पर खर्च करती है। अब आप सोचेंगे कि आज के टाइम पर लॉटरी टिकट, और ये ज्यादातर लॉटरी टिकट खरीदता कौन है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं कि जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। तो आप ये कहेंगे कि लॉटरी टिकट खरीदना कौन सा फाइनेंशियल सेंस बनता है? यही पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। ये फाइनेंशियल डिसीजन हमको तो सही नहीं लगता। ऑथर कहते हैं कि मुझे भी नहीं लगता, ये क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वो इन गरीब आदमियों के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? इसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है कि हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज्यादा सैलरी, वैकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि जितना हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। ये सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपनों को साकार करने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको ये क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते।
इस कहानी के एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं कि गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की शीट पर वर्क करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लिए जाते हैं। मैं जो डिसीजन लूंगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लें वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस, सर्कमस्टेंसेस और कैलकुलेशंस को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है लक एंड रिस्क। दोस्तों, बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक वो लकी स्टूडेंट्स थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने बिल गेट्स को सक्सेस हासिल करने में मदद की, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवांस की बात करते हैं। केंट इवांस बिल गेट्स के बेहतरीन दोस्त थे और कंप्यूटर एडवेंचर्स में उनके पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर केंट इवांस ने स्कूल खत्म किया होता तो वो निश्चित रूप से माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवांस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवांस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवांस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस लाखों लोगों में से एक इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी, वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शंस और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी, ये बताना है। किस्मत के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कहना उचित होगा कि आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपका आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो ये मत मान बैठो कि आप जो डिसीजन लें वो सही ही हो, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो ये मत मान लो कि आपने जो डिसीजन लिया वो सब गलत थे, इसीलिए आप असफल हुए। सफल होते हुए भी आपके डिसीजन, हार्ड वर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन, हार्ड वर्क के अलावा मायने रखते हैं। सफल होने पर कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहें, असफल होने पर सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहें जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दें। इस टॉपिक को अगर हम और ज्यादा समराइज करें तो पहले लक की बात करते हैं। कुछ लोग शायद ही पैसों के मामले में काफी लकी होते होंगे, जैसे कुछ लोग अमीर घर में पैदा होते हैं। अगर आप एलन मस्क के घर में पैदा होते तो आप वैसे ही अमीर हो जाते। लक की खास बात यह है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अमीर बनने के लिए हम लक के सहारे नहीं जी सकते। दूसरे तरीके की बात करते हैं तो वो है रिस्क लेने की बात। कुछ लोग बिजनेस में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर पैसे डूब गए तो उनके लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। हमें आज के समय सोच विचार करके प्लानिंग के साथ रिस्क लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो चैप्टर 3 जिसका नाम है नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स में क्या कहते हैं। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मकिन्सी के सीईओ बने। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उनकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000
प्रति घंटे यानी बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था। वो करोड़पति से बहुत ही डेस्परेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डेस्परेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन ना होने के कारण ऐसा काम कर दिया जिससे उनकी इतने सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जिसे कॉन्फिडेंशियल रखनी होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ हमें ऑथर बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति। कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। ये इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरे हो सकें। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर सकता है। तो सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन जरूर बनाएं और सुख शांति को ज्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन ये स्किल अटेन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को छोड़ना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को अगर हम और ज्यादा समराइज करें तो ये बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। महंगी गाड़ियां और बंगले आदि होने के बाद भी वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हों। अपने लालच में वो ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? विजय माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसीलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसका पैसा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। आइए अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ और देखते हैं इसमें ऑथर हमें क्या सिखाते हैं। चैप्टर 4 का नाम है कंपाउंडिंग। आपको पता है वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया? मुझे लगता है उनके ऊपर 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सभी किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में ये कंक्लूड किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। मतलब वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी नेटवर्थ 86.5 बिलियन डॉलर की है, जिसमें से उन्होंने 81.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फेनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए, उससे या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में लगभग 25,000 डॉलर होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अगर हम इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न वो कमा सकता है। अमूमन साधारण इंसान तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ 11.9 मिलियन डॉलर होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 86.5 मिलियन डॉलर है, जो उस व्यक्ति की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण उनका बहुत छोटी सी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना मायने रखता है। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। तो इस चैप्टर को हम सिंपली कंक्लूड करें तो सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है।
वॉरेन बफेट इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने थे, लेकिन उनकी संपत्ति 5 या 10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है, तो उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई गुना मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में ही अपना पैसा लगाया था। सो कंपाउंडिंग मैटर्स। आइए देखते हैं चैप्टर 5 को और जानते हैं अब इसमें ऑथर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कुछ ही साल में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इसके एग्जाम्पल हैं। एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो जाते हैं। बिजनेस, कैरियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक सरवाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेटवर्थ और किसी की क्यों नहीं हुई? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक सरवाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसेशन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए और न ही अपने आप को बर्न आउट होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाई। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी रही वो रहा उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वो समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फॉर्मूला उनकी नेटवर्थ से इतनी जबरदस्त तरीके से फेमस हुआ। आपने अपने आसपास भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो देते हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की समझ को नहीं सीखा। उन्होंने अंधाधुंध खर्च किया क्योंकि उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ये 3 चीजें जिम्मेदार होती हैं। नंबर 1 हाई सेविंग रेट, नंबर 2 पेशेंस, नंबर 3 लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टेल्स यू विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपके रिटर्न पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन ये पता लगा पाना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा करीब करीब नामुमकिन होता है। कोई भी इंसान हमेशा ही सही डिसीजंस नहीं ले सकता, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको सिर्फ 10 में से 6 बार सही होने की जरूरत होती है। यानी आपका फेलियर भी सक्सेस का ही हिस्सा है। जब भी आप टॉस करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं तो जरूरी नहीं कि आप हर बार जीत ही जाएंगे, लेकिन उसे बार बार उछालते रहने पर यह पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप जीतने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहने से भले ही पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन आखिरकार कामयाबी मिलकर ही रहती है। अगर आपका बिजनेस पहली बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए और तब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। इस तरह से आप फेल होकर भी अमीर बन सकते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की समरी बताती हूँ, जिसका नाम है फ्रीडम। जी हाँ, स्वतंत्रता। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम पर आजादी दे। यानी कि आपके पैसे की सबसे अच्छी फर्म वो होती है जिसमें आप जो करना चाहें वो कर सकें। एक रिसर्च में ये पता लगाया गया कि कौन सी चीजें लोगों को खुशी देती हैं, और ये पाया गया वैसे तो हर कुछ खुश रहने के लिए इंसान अलग अलग चीजें करता है, लेकिन उनमें से एक चीज ज्यादातर लोगों में कॉमन थी। जैसे खुश रहने के लिए आपकी लाइफ के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होना, अच्छी सैलरी, एक बड़ा घर और एक प्रेस्टिजियस जॉब से भी ज्यादा मायने रखता है। दैट मीन्स फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है आप उस काम से नफरत करते हैं। कुछ लोग खुश रहने के लिए पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ज्यादातर लोग अच्छे दोस्त बनाना और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसी के लिए उन्हें ये लगता है कि ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जिसे कमाने के लिए वो अपनी ये इच्छाएं भी पूरी ना कर सकें। आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब है आप पैसा खर्च करके बहुत सी सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं और अपने लिए एक क्वालिटी टाइम बचा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी, जिसका नाम है
मैन इन द कार पैराडॉक्स। जी हाँ, इसमें कार से रिलेटेड कुछ होने वाला है। चलिए देखते हैं। जब भी आप किसी शख्स को एक अच्छी सी और महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो आपके मन में ये विचार नहीं आता होगा कि वाह, इस गाड़ी का ओनर कितना कूल है, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि काश अगर मैं भी इस गाड़ी का ओनर होता तो शायद सब लोग मुझे कितना कूल समझते। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अच्छी और महंगी चीजें होंगी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, जबकि अगर आप खुद को दूसरों की जगह रख कर देखें तो आप खुद ही ओनर की तारीफ नहीं करेंगे। दरअसल हम इंसानों की सोच ही ऐसी होती है कि अगर हम अमीर होंगे तो लोग हमारी ज्यादा तारीफ करेंगे, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और हमें पसंद भी करेंगे। लेकिन दूसरे लोग आपके बहुत पैसे वाला होने की वजह से आपको पसंद नहीं करते, बल्कि वो आपकी अमीरी को एक बेंचमार्क मानकर खुद ये सोचते हैं कि अगर वो भी आपके जैसे पैसे वाले होते तो सब लोग उनकी तारीफ करते और उनको ज्यादा पसंद करते। आप खुद के लिए जैसा रिस्पेक्ट और तारीफ दूसरों से करवाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही वो सब नहीं करवा सकता, बल्कि ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता और काइंडनेस और एम्पैथी यानी हमदर्दी ऐसी चीजें हैं जो पैसे के मुकाबले लोगों की नजरों में आपको ज्यादा पसंदीदा और रिस्पेक्टेड बना सकती हैं। इसीलिए मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे इतना मत भागिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल कीजिए और किसी की हेल्प कीजिए या कहीं घूमने जाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ टाइम के लिए सबसे अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी और यही आपकी असली खुशी का राज भी है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट से। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में ज्यादा अमीर नहीं होते हैं। वो अपना ज्यादातर पैसा महंगी कार पर ही खर्च कर देते हैं। एक महंगी कार खरीद लेने से ऐसे लोगों के बारे में ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें वाकई में पैसों की समझ है या नहीं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोगों को पैसे की समझ बिल्कुल भी नहीं होती। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को बाहरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही जज कर लेते हैं, जैसे कोई शख्स कौन सी गाड़ी चलाता है, वो कौन से घर में रहता है और किस तरह के कपड़े पहनता है, वगैरह वगैरह। लेकिन असल में वेल्थ नजर नहीं आती है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें बाहरी दिखावटी चीजों में नहीं बदला जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और बिजनेस वगैरह। आपका अमीर होना आपकी मौजूदा इनकम को दिखाता है, लेकिन आपके वेल्दी होने का मतलब है आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग्स मिलाकर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में बिना किसी परेशानी के अपने पैसे को खर्च कर सकें। रिच होने का ये मतलब नहीं कि आप वेल्दी भी हैं। एक अमीर शख्स दिखने की आपकी इच्छा के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के लिए एक रिच रोल मॉडल को तलाश करना काफी आसान होता है, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से नजर आ जाते हैं। लेकिन वहीं एक हेल्दी रोल मॉडल, वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेल्थ हमेशा छिपी रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और देखते हैं ये हमें क्या सिखाता है। इस चैप्टर का नाम है सेव मनी। आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। दरअसल वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की जरूरत होती है। आपकी वेल्थ की वैल्यू आपकी इच्छा और जरूरत के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सेविंग्स आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच का एक गैप होती है। आपकी सेविंग्स को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी इनकम को बढ़ाना नहीं, बल्कि आपकी ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता को बढ़ाना होता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को कम करके अपने खर्च को कम कर सकते हैं, परंतु आप अपनी इच्छाएं तभी कम कर सकते हैं जब आप इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दें कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके पास पैसा बचाने के लिए किसी भी तरह की वजह का होना जरूरी नहीं है। बिना किसी गोल के सेविंग करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका मतलब है कि आप किसी अच्छी जॉब का वेट कर सकते हैं या आप कोई नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो ये सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो ये सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते।
तीसरे वो जो बचत करते हैं और वक्त के साथ बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र तंगी हाली की जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वे स्वभाव से बहुत कड़वे हो जाते हैं। इसीलिए आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत शुरू कीजिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। आइए देखते हैं चैप्टर 10 को, जिसका नाम है रीजनेबल एंड रेशनल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हैं, इसीलिए आपसे गलतियां होना एक आम बात है। आप पूरी तरह से रेशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते। रेशनल का मतलब डिसीजन लेने के लिए इमोशनल होने की जगह लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल करना होता है। आपको रेशनल से ज्यादा रीजनेबल होने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ये ज्यादा रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म में आपके अमीर बनने के चांसेस को बढ़ाता भी है। ऑथर के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने देश की ही कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिलियर कंपनियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है और आपके लिए ऐसा करना पूरी तरह से रीजनेबल भी होता है। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे लॉजिकल होने के चक्कर में हर चीज में परफेक्शन लाने की सोचते हैं और थोड़ी सी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने की जगह आपको ये देखना चाहिए कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। मिसाल के तौर पर लाखों डॉलर कमाने वाले ब्लॉग के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हजारों कमाने वाला ब्लॉग लगा लिया जाए, फिर चाहे उसमें कोई कमी ही क्यों न रह गई हो। एक बार आज पहला ब्लॉग लगा लें, उसके बाद उससे थोड़ी इनकम होगी, उसे इन्वेस्ट करके दूसरा ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। आप इसी तरह से स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए। हालांकि उसमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वो प्रॉफिट ही देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी, जिसका नाम है सरप्राइज। यहाँ ऑथर का कहना है कि हिस्ट्री पास्ट में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स की स्टडी होती है, लेकिन दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि इसे फ्यूचर के लिए गाइड के तौर पर देखा जा सकता है। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को फ्यूचर के मैप के तौर पर नहीं देख सकते हैं। दरअसल इन्वेस्टिंग करना कोई हार्ड साइंस नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जैसा पास्ट में हो चुका है वैसा ही फ्यूचर में भी हो सकता है। ये एक ऐसी फील्ड है जहां बहुत सारे लोग पूरी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में आने वाले रिसेशन यानी मंदी की हिस्ट्री देखें तो सन 1800 के दौरान हर 2 साल में रिसेशन आता था, जबकि 20वीं सदी में ये गैप बढ़कर 5 साल का हो गया और पिछले 50 सालों का डेटा देखने से पता चलता है कि ये गैप करीब 8 साल का हो गया है। हो सकता है फ्यूचर में ये गैप और ज्यादा हो या फिर इससे कम भी हो जाए। इसीलिए आप रिसेशन की हिस्ट्री को देखकर कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला रिसेशन कब आएगा। इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते समय पास्ट में हुए इवेंट्स को देखकर अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस ना करें। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको जिंदगी में हमेशा सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पैसे को लेकर आप कभी भी सरप्राइज्ड हो सकते हैं। बहुत से लोग कोरोना वायरस की महामारी आने से पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से इस वजह से सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया और बहुत से लोगों का जबरदस्त नुकसान हो गया, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। इसी तरह से भले ही आप किसी कंपनी को बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन अगर उसमें कोई घोटाला हो जाए तो वो डूब जाती है और उसके साथ आपका पैसा भी डूब सकता है। आप इस तरह की चीजों के लिए हमेशा चौकन्ने रहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है रूम फॉर एरर। यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी चीज के लिए पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट फोरकास्टिंग करना यानी सही अंदाजा लगा पाना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए अक्सर एक मार्जिन ऑफ एरर को रखा जाता है, जिस वजह से फोरकास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अक्सर हम लोग एक सही मार्जिन ऑफ एरर को तय नहीं कर पाते। दरअसल सही रूम्स फॉर एरर को ना रख पाने से कुछ अहम वजहें भी होती हैं। जैसे पहली वजह है, आमतौर पर इंसानी दिमाग उन चीजों या लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है जो उन्हें पूरी सर्टेनिटी देते हैं
यानी जो अपनी सच्चाई का पूरा भरोसा देते हैं। और हम लोग रूम फॉर एरर पर ज्यादा ध्यान देने की जगह उन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो पूरे यकीन के साथ इस तरह की चीजें कहते हैं कि इस हफ्ते ये स्टॉक ऊपर जाएगा या ये कैंडिडेट इलेक्शन हार जाएगा वगैरह। दूसरी वजह है कि हम लोग अक्सर दूसरे लोगों की लाइफ में रूम फॉर एरर देखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में रूम फॉर एरर नहीं देख पाते। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के दौरान हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास कुछ रिजर्व कैश जरूर रखें। सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट मत करिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, कैश इज द किंग। जब यस बैंक का शेयर गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर्स खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसीलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड जरूर रिजर्व में रखें। देखते हैं चैप्टर नंबर 14 में कि ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं, जिसका टॉपिक है यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेवार इंसान बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। और इससे ही देखते हुए यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप आसानी से अपने फ्यूचर गोल को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इस बात का पता चला है कि लोग इस बात से तो अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वो कितना बदल चुके हैं, जबकि इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वो कितना बदल जाएंगे। अगर आप भी ये पता लगाना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में कितना बदल जाएंगे, तो आप इन 2 बातों पर ध्यान रखिए। नंबर 1, पहला ये कि आप कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग मत कीजिए और ना ही घंटों तक लगातार काम करने की प्लानिंग कीजिए। नंबर 2, दूसरा ये कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। दरअसल हमारी रियलिटी वक्त के साथ बदलती है, इसीलिए हमें भी अपने गोल्स और स्ट्रेटजीज को सिचुएशन के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपने जो भी सपने और गोल्स बनाए हैं, हो सकता है वे कभी पूरे ना हो, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ नया भी तो कर सकते हैं। आप अपने पास्ट में ही जीते मत रहिए और ये मत सोचिए कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स तो बहुत कम थे, इसीलिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर डिपेंड नहीं करता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी शख्स कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर भी लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ओनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते, और चाय बेचने के लिए आपके मार्क्स किस काम आते हैं? इसीलिए आपके दिमाग में समाज के नाम पर जो फालतू का डर बना हुआ है, उसे बाहर निकाल दीजिए और असली किताबें पढ़कर नया ज्ञान हासिल कीजिए। बहुत सी किताबों की समरी तो आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी, उन्हें सुनिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी की तरफ, जिसका नाम है नथिंग फ्री। यहाँ पर ये बताया गया है कि असल में ज्यादातर चीजें थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल में ज्यादा मुश्किल होती हैं। हम लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की एक टेंडेंसी मौजूद होती है। इसी वजह से हम आमतौर पर किसी चीज के पीछे लगने वाले एफर्ट्स और कॉस्ट को नहीं देख पाते। हर काम बाहर से देखने पर बहुत आसान लगता है, क्योंकि किसी काम में आने वाले चैलेंजेस को वही फेस करता है जो एक्चुअल में उस काम को करता है। दरअसल इन्वेस्टमेंट में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि उसमें वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी और रिग्रेट भी शामिल होते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो आपको वोलेटिलिटी की कीमत चुकानी होती है। अगर आप ये कीमत नहीं चुकाते हैं तो आपको मिलने वाले रिटर्न्स आपकी उम्मीद से काफी कम होंगे। इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सी साइकोलॉजिकल फीस भी जुड़ी होती है। इन्हें आप किसी फीस की तरह से देखिए ना कि किसी फाइन यानी जुर्माने की तरह, क्योंकि फाइन्स आमतौर पर गैर जरूरी और अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन फीस हमेशा जरूरी और सही होती है। वोलेटिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी इस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एडमिशन फीस लेते हैं। दरअसल फ्री में कुछ नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार्स भी कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उससे ही उन्होंने बहुत सी ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो वगैरह बनवाए। इसी तरह से बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आप शुरू में बहुत छोटी रकम से ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसे बाद में स्केल अप किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी क्या कहती है, जिसका नाम है यू
एंड मी। पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और इसी चीज को लेकर ऑथर यहाँ कहते हैं कि हम लोग आमतौर पर दूसरों को देखकर ही अपने बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जिनमें फाइनेंशियल डिसीजंस भी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर कोई अपना एक अलग गेम खेलता है, इसीलिए आप अपने से अलग गेम खेल रहे किसी भी शख्स को कभी भी खुद से कंपेयर ना करें। दरअसल हर इन्वेस्टर का गोल और इन्वेस्टिंग पीरियड अलग होता है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपके सामने वाला शख्स किस चीज में और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दरअसल पैसा कभी भी अकेले नहीं कमाया जाता, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। इसका मतलब है कि यानी अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी अगर आप एक शांत और शर्मीले स्वभाव के शख्स हैं, तो भी आपको दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी यानी खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही दूसरे शख्स यानी यू को भी दीजिए। आपको हमेशा दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे और टैलेंटेड लोग हमेशा रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप कभी भी दूसरों के सामने अपनी ईगो ना दिखाएं, तभी वो लोग आपके लिए दिल से काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और देखते हैं ये हमें क्या सिखाना चाहती है, जिसका नाम है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का प्रलोभन। यहाँ ये कहा गया है कि ज्यादातर हम लोग पेसिमिज्म यानी निराशावाद पर ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद के मुकाबले ज्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्टिमिज्म के बारे में आमतौर पर ये माना जाता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है। दरअसल ऑप्टिमिज्म एक बिलीफ है, जिसका मतलब है कि भले ही रास्ते में बहुत सी रुकावटें क्यों ना हो, लेकिन ऑड्स यानी आपके खिलाफ सिचुएशंस भी लॉन्ग रन में आखिरकार आपके फेवर में हो जाएंगी। हम लोग अक्सर पेसिमिज्म के मुकाबले ऑप्टिमिज्म पर ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि ये बहुत सी वजहों से ऑप्टिमिज्म के मुकाबले काफी आसान है। इसकी पहली वजह यह है कि हम ऐसे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम किसी खतरे में हैं, बजाय इसके कि हम सेफ हैं। जबकि दूसरी वजह है कि आजकल की मीडिया ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव न्यूज की बजाय पेसिमिस्टिक या नेगेटिव न्यूज को ज्यादा दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि लोग ऐसी खबरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी वजह यह है कि आमतौर पर किसी भी चीज की प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन वहीं डिस्ट्रक्शन या फेलियर बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस को अनदेखा कर देते हैं। जबकि हम अभी हाल ही में हुए नेगेटिव इवेंट की तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म का पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के ऑप्टिमिज्म पर भारी पड़ जाता है। ऑथर कहते हैं कि हालांकि हर कोई हमें ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म किसी काम का नहीं होता। अक्सर ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई ना करे लेकिन यह उम्मीद रखे कि वो पास हो जाएगा, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी शख्स में टैलेंट ना हो और वो बॉलीवुड चला जाए और कभी भी ये उम्मीद करे कि वो सफल हो जाएगा और इस भरोसे से क्या वो कामयाब हो जाएगा? नहीं ना। इसीलिए आपकी जिंदगी में पेसिमिज्म यानी निराशावाद का होना भी जरूरी है। आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा काम मुश्किल है या कौन सा आसानी से नहीं होगा। फिर आपको उसमें से अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलिए, तभी आप अपने काम में कामयाब हो पाएंगे। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। देखते हैं इसमें ऑथर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्टोरीज या कहानियां स्टैटिस्टिक्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो यूएस का एग्जाम्पल देते हुए आगे कहते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले और बाद में अमेरिका में बहुत कम बदलाव नजर आए, बल्कि 2009 तक काफी चीजें पहले से बेहतर हो गई। जैसे कि हेल्थ केयर मेडिसिन में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजी और भी काफी बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन ऑथर मॉर्गन हाउसल स्टैटिस्टिकल डेटा देखकर हैरान रह गए कि 2007 से 9 के बीच अमेरिका की इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने जॉब्स गंवा दिए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउसिंग प्राइसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों को बैंकर्स और फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल और एक्यूरेट नजर आ रहे थे। लेकिन 2009 तक लोगों का इस कहानी पर से भरोसा
पैसा खत्म हो गया और यही इकलौती ऐसी चीज थी जो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और यही चीज बहुत ज्यादा मैटर करती थी। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी और चीज के मुकाबले स्टोरीज पर ज्यादा डिपेंड करती है। हमारी कॉग्निशियस यानी समझने की पावर में हमेशा गलती हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे बहुत से लोग जो कुछ न्यूज में सुनते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि उनमें से ज्यादातर चीजें मैनिपुलेट की गई होती हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर्स में कई बार तमाम कंपनियां गलत कंटेंट पब्लिश करवा देती हैं ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें, जबकि बाद में वो शेयर्स डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए और शेयर खरीदने से पहले आप खुद उस कंपनी की बैलेंस शीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए। चलते हैं 19th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में सारे चैप्टर्स को समराइज किया गया है और इसमें कुछ एक्शनेबल आइडियाज के बारे में बताया गया है ताकि हम अपने लिए अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। जैसे पहला आइडिया, जब आपकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी हो रही हों तब ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता को फॉलो करें, और जब चीजें गलत हो रही हों तो फॉरगिवनेस और कंपैशन को फॉलो करें। दूसरा आइडिया, कम ईगो का मतलब है ज्यादा वेल्थ। यहाँ ऑथर कहते हैं कि सेविंग करना एक तरह से आपकी इनकम और ईगो के बीच का एक गैप है। तीसरा आइडिया, अपने पैसे को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप रात में बगैर किसी फिक्र के आराम से सो सकें। चौथा आइडिया, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड को बढ़ाइए, क्योंकि टाइम ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। पांचवा आइडिया, गलतियां करने से ना घबराएं, क्योंकि आप आधे टाइम गलतियां करके भी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। छठा आइडिया, सेविंग करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए सेविंग जरूर करें, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम मिलती है। सातवां आइडिया, अपने पैसों का इस्तेमाल अपने टाइम पर कंट्रोल करने के लिए करें, क्योंकि अपने टाइम का पूरा कंट्रोल होना एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आठवां आइडिया, दूसरों के दिखावे में ना पड़ें, बल्कि एक वेल्दी इंसान बनने पर ध्यान लगाएं। नौवां आइडिया, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आंख बंद करके दूसरों की नकल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज में और क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों, पलटते हैं इस किताब के आखिरी कुछ पन्नों को और देखते हैं हमारे लास्ट चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 20, कन्फेशंस। इस किताब में दिए गए एडवाइसेस का पालन करके आप हमेशा अपनी जिंदगी को आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे आपको अपनी पूरी सैलरी मौज मस्ती में नहीं उड़ा देनी चाहिए। आप हमेशा अपने खर्चों को कम रखिए। आपको लो कॉस्ट चीजों में खुशी तलाश करनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, आपकी हॉबीज वगैरह। आपको कभी भी कर्ज लेकर घर नहीं खरीदना चाहिए। आप पहले अपने पैसों को सेव और इन्वेस्ट करें, कुछ सालों तक बढ़ने दें, इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए सही प्लान या फंड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि यह रकम बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार लेखक ने इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसों, करियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस को लेकर काफी अच्छी बातें बताई हैं, जिन्हें जानकर आप वेल्दी बन सकते हैं, वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको एक वेल्दी लाइफ जीना है तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे ही और भी किताबों की समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।